जी, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भादरा जून में आपका स्वागत है। और हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे सूक्ष्मजीव मित्र व शत्रु। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसे सूक्ष्म जीवों की जो हमारे में, इन मनुष्य में, पौधों में और जंतुओं में रोग फैलाते हैं, यानी जो हमारे शत्रु होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कल हमने पढ़ा था कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्य में रोग फैलाते हैं। जैसे हमने पढ़े थे टीबी रोग का सूक्ष्म जीव कौन सा है? जीवाणु। ये वायु के संपर्क में आने से आगे फैलता है। और खसरा वायरस के द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, फिर हैजा जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा, हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा और मलेरिया प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है। यानी रोगकारक सूक्ष्म जीव ये हैं इसके। अब हम बात करेंगे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जंतुओं में यानी जो जंतु होते हैं इनमें भी तो कुछ बीमारियां होती हैं। तो जंतुओं में रोगकारक जीवाणु, ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो जंतुओं में बीमारी फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं? जंतुओं में रोगकारक जीवाणु की बात करें तो सूक्ष्म जीव जो हैं ये मनुष्य पौधों में ही नहीं बल्कि दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या है? एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। मनुष्य एंथ्रेक्स एक रोग है जो किसको होता है? मनुष्य के भी होता है और मवेशियों का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी, जिनको हम पालते हैं ना और जो हमें दूध वगैरह देते हैं उन्हें मवेशी कहते हैं। तो एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो मनुष्य में तो होती ही है लेकिन जंतुओं में, मुख्य रूप से जंतुओं में, तो मवेशियों में होने वाला रोग है जो मनुष्य और मवेशियों को होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बीमारी है खुरपका या मुंह पका रोग। ये गाय में होता है जो वायरस के द्वारा होता है। और गाय के दूसरा लिखना, ये हम बात किसी कर रहे हैं जंतुओं में होने वाले रोग में पहला रोग है एंथ्रेक्स जो मनुष्य और मवेशियों को होता है। और एंथ्रेक्स जो है उसका रोग कारक जो है वो है बैसिलस एंथ्रेक्स जीवाणु। इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने 1876 में। चलो इसके बारे में लिख दो। तो ये एंथ्रेक्स रोग किसकी वजह से होता है? एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक जीवाणु क्या है? रोग कारक सूक्ष्म जीव या रोग कारक जीवाणु जो है वो बैसिलस एंथ्रेसिस है। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? आप कोई पूछ ले तो आप कहेंगे बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। इस जीवाणु की खोज 1876 में रॉबर्ट कोच ने की थी। ये भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस नामक जीवाणु खोज की जिससे एंथ्रेक्स रोग होता है। यह एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा। और इस जीवाणु खोज 1876 में रॉबर्ट कोच ने की। ठीक है। अब एक और रोग है जो गायों और भैंसों को भी होता है। तो गाय में खुरपका और मुंह पका रोग होता है। खुर एवं मुंह का रोग होता है जो वायरस के द्वारा होता है। गाय में खुर व मुंह का रोग होता है जो वायरस के द्वारा, वायरस यानी विषाणु, वायरस मानी विषाणु के द्वारा होता है। तो ये देख लो, दो रोग हो गए। एक तो एंथ्रेक्स हो गया जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इस जीवाणु खोज 1876 में रॉबर्ट कोच ने की।
और दूसरा है गाय में खुर और मुंह का रोग होता है जो वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। ओके बेटा, तो अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों में कि सूक्ष्म जीव जो है उसके द्वारा पौधों में कौन से रोग होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा अब पौधों में बात करते हैं। पहले हमने मनुष्य की बात की, फिर जंतुओं की बात की, अब सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग, पौधों में होने वाले सामान्य रोग, पौधों में होने वाले सामान्य रोग। ठीक है बेटा, आगे देखना। आगे हम बात करें कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं वह पौधों में भी रोग फैलाते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जैसे गेहूँ, चावल, आलू, संतरा, सेब आदि में भी रोग फैलाते हैं। अब ये रोग फैलाने से क्या होता है, रोग के कारण जो फसल की उपज है उसमें कमी आ जाती है। जैसे मान लो किसी जैसे आलू का पेड़ है, उसमें कोई रोग लग गया तो फिर आलू वृद्धि नहीं कर पाएगा, आलू अधिक मात्रा में पैदा नहीं होगा। तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा गेहूँ, चावल, गन्ना, संतरा किसी पौधे में भी अगर रोग हो जाए तो रोग होने से फसल की उपज में कमी आ जाती है, फसल ज़्यादा पैदा नहीं होती। तो हम कुछ बीमारियों की कुछ सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं जो पादपों में रोग फैलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम कौन कौन से बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा किसको होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होती हैं। तो हम बात करते हैं पादप रोग, पादपों में होने वाला रोग कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या कवक द्वारा। और फिर है संचरण का तरीका, यानी आगे कैसे फैलता है, किसके माध्यम से ये आगे फैलता है। तो संचरण का तरीका, पहला रोग है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर होता है रोग, ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। नींबू में होने वाला रोग है नींबू कैंकर, जीवाणु के द्वारा होता है और ये वायु के माध्यम से आगे भी फैल सकता है। दूसरा है गेहूं की रस्ट। गेहूं की रस्ट ये एक गेहूं में होने वाला रोग है जो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। कवक इसको फैलाने का, कवक के द्वारा ये होता है, रोग कारक हो गया कवक। और ये वायु व अगर इसके बीज आगे टूटकर फैल जाएं, ये दूसरे गेहूं के पौधों को भी हो सकता है। वायु और बीज इसके वाहक हैं, संचरण का तरीका आगे फैलता है। और लास्ट तीसरा है भिंडी की पीत। भिंडी में भी भिंडी पीले रंग की पड़ जाती है, तो ये भिंडी की पीत ये भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, वायरस यानी विषाणु। और ये आगे कैसे फैलता है, इसके संचरण का तरीका है कीट के द्वारा ये आगे फैलता है। ये 3 बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होती है। नींबू कैंकर जीवाणु के द्वारा फैलता है और आगे कैसे फैलेगा, ये संचरण का माध्यम क्या है, वायु। गेहूं की रस्ट, गेहूं में होने वाला रोग, ये कवक के द्वारा फैलता है और वायु तथा बीज इसके वाहक हैं, आगे ले जाने का कार्य करते हैं। भिंडी की पीत, ये भिंडी में होने वाला रोग है, भिंडी पीली पड़ जाती है, ये वायरस या विषाणु द्वारा होता है और एक कीट इसको आगे फैलाने का कार्य करते हैं। ओके, अब आगे बात करें फूड पॉइजनिंग की। इसकी बात करते हैं फूड पॉइजनिंग। कभी कभी देखो हम जो खाना खाते हैं वो खाना खाने के बाद हमें दस्तें लगती हैं या उल्टी होती हैं, ये सब समस्याएं क्यों आती है, ये आती है फूड पॉइजनिंग की वजह से। खाद्य विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। देखो फूड पॉइजनिंग कैसे होती है देखना अभी। तो फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, जैसे अगर हम किसी पार्टी में चले जाएं और वहाँ पे अलग अलग तरह तरह के खाने खाएं और उसके बाद हमें उल्टी हो जाए, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या कहता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य यानी भोजन में, खाद्य का मतलब क्या होता है, भोजन में विषाक्तता यानी भोजन में विष यानी जहर बन जाता है। अब भोजन में जहर कैसे आया, भोजन में तो जहर होता ही नहीं है। तो जो सूक्ष्म जीव होते नहीं है, छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जो है ये भोजन को गंदा कर देते हैं, भोजन के ऊपर जाके बैठते हैं और भोजन को संदूषित यानी गंदा करते हैं, जिससे खाद्य विषाक्तन हो सकता है। तो सूक्ष्म जीव होते हैं ये भी क्या करते हैं, आपने बताया था ना। देखो
मैंने आपको बताया कि जैसे अपने घरेलू मक्खी है, घरेलू मक्खी है, अपने घर में जो मक्खियाँ होती हैं वो घरेलू मक्खी जो होती है वो क्या करती है, कीचड़ पे बैठती है, गंदगी पे बैठती है, तो उसके पैरों के गंदगी चिपक जाती है और उस गंदगी में थोड़े छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। इतने सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि आपको दिखाई देते ही नहीं आंखों से। तो ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, जो सूक्ष्म जीव जो है वो घरेलू मक्खी के पैरों की चिपक गए। अब वो मक्खी आके अपने खाने पे बैठेगी तो खाने को गंदा करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि इसके पैरों पर क्या चिपके हुए हैं, गंदगी। और गंदगी में क्या है, सूक्ष्म जीव, और वो सूक्ष्म जीव खाने पे बैठ के खाने के अंदर ऐसा कर देते हैं, इतना खाने को इतना गंदा कर देते हैं कि खाना जहर बन जाता है। और जब उस भोजन को हम करते हैं तो हमें उल्टी होती है, दस्ते लगती है, ये फूड पॉइजनिंग कहलाती है। तो भोजन में या भोजन जो है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन को गंदा करने के कारण संदूषित यानी दूषित कर देना, गंदा कर देना, संदूषित भोजन करने से, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये भोजन के ऊपर बैठ के उसको गंदा कर देते हैं, और संदूषित भोजन, ऐसा गंदा भोजन करने से फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो सकता है, यानी फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो हमारे भोजन में ये जो सूक्ष्म जीव ये जो उत्पन्न होते हैं ये कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को विषाक्त यानी जहरीला बना देते हैं, और जिसके सेवन से व्यक्ति बीमार हो जाता है, रोगी हो सकता है। तो हम लिखेंगे, आगे लिखना चाहे लिखें कि हमारे भोजन में ये सूक्ष्म जीव बैठते हैं। तो हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले, हमारे भोजन में ये जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं ना, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी क्या करते हैं, विषैले पदार्थ यानी बहुत ही विषैले जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसके ऊपर ये सूक्ष्म जीव आके बैठ जाते हैं और ये भोजन को गंदा कर देते हैं, और सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है कि भोजन विषाक्त हो जाता है, भोजन को विषाक्त बना देते हैं, भोजन को क्या बना देते हैं, विषाक्त यानी जहरीला, विषाक्त बना देते हैं, तथा जिसके सेवन से व्यक्ति बीमार हो जाता है। और जिसके सेवन से, ऐसा भोजन करने से, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है, भयंकर बीमार हो जाता है, भयंकर बीमार हो जाता है। ओके। और कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ज़्यादा गंदा खाना खाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव है अंदर जाकर क्रिया करेंगे तो आपको उल्टी दस्ते लगेगी और ज़्यादा शरीर से पानी बाहर निकलेगा या खाना पचेगा ही नहीं, तो हम मर भी सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाद्य परिरक्षण करना चाहिए, खाने को हमेशा ढककर रखना चाहिए। तो आगे हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण। क्या पढ़ेंगे, खाद्य परिरक्षण यानी भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्या पढ़ेंगे, खाद्य परिरक्षण। खाद्य यानी भोजन को, परिरक्षण यानी भोजन को बचाना। किससे बचाना, सूक्ष्म जीवों से। भोजन को सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बचाने के को क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। तो अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा था कि खाद्य जो बीज होते हैं ना, बीज, उनको परिरक्षण एवं भंडारण के लिए बड़े बड़े कोटियों में रखा जाता है, बड़े बड़े वो होते हैं, वातानुकूलित जगह वहाँ पे रखा जाता है। तो जो बीज हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार करते हैं। तो अगर आप देखते हैं, जैसे मान लो कोई ब्रेड या पड़ी है, खुले में या नम स्थान पर रखी ब्रेड पर भी कवक आक्रमण कर देते हैं और उसमें फफूंद लग जाती है, कवक लग जाता है। तो जैसे आपने देखा कोई ब्रेड पड़ी है काफ़ी दिनों से, तो उसके ऊपर फफूंद लगती है ना, तो फफूंद क्या है, ये कवक। क्या है, ये कवक। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो ब्रेड के ऊपर बैठ के उसके ऊपर आक्रमण करके उस सूक्ष्म जीव उस ब्रेड को गला देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो इस ब्रेड को इन सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ढककर रखना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे भोजन को
संदूषित यानी गंदा कर देते हैं, उसमें गंदा पदार्थ मिला देते हैं। तो संदूषित भोजन करने से दुर्गंध आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है, तो रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। ये भोजन जो है वो संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अपने घर में 2 दिन तक कोई खाना पड़ा रहे तो उस पर वो भी गंदा हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है, उसका रंग थोड़ा चेंज हो जाता है। ये सब रंग वगैरह चेंज हो रहे हैं, मतलब क्या हो रही है? रासायनिक क्रिया। रंग चेंज होना, गंध चेंज होना, ये क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो खाने को संदूषित यानी गंदा होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए कुछ खाद्य परिरक्षण की विधियां हैं। खाद्य परिरक्षण लिखना आप, भोजन को संदूषित यानी गंदा होने से बचाना, संदूषित होने से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण कहलाता है। क्या लिखना? सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों से भोजन को संदूषित होने से बचाना ही खाद्य परिरक्षण कहलाता है। सूक्ष्म जीव है, वो भोजन को संदूषित यानी गंदा करते हैं, तो सूक्ष्म जीवों से भोजन को गंदा होने से बचाना ही खाद्य परिरक्षण, खाद्य यानी भोजन और परिरक्षण यानी उसको बचाना, उसको सुरक्षित रखना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। ओके, आगे बात करें तो देखना ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ कर लेते हैं, देखना ध्यान से। खाद्य परिरक्षण की पहली विधि है भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने की खाद्य परिरक्षण की विधियाँ या तरीके इस प्रकार हैं। खाद्य परिरक्षण विधियाँ निम्न हैं। कौन कौन सी है? पहली विधि है, लिखना इसको, पहली विधि है रासायनिक उपाय। क्या है रासायनिक उपाय? रासायनिक उपाय क्या है? कैसे हम भोजन को गंदा होने से बचा सकते हैं? तो पहला है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में अपन क्या लिखेंगे? रासायनिक उपाय में लिखेंगे कि इसमें क्या होता है, रासायनिक उपाय कैसे करते हैं? नमक प्लस खाद्य तेल, नमक और जो खाने का तेल होता है ना, जो हम सब्जी बनाने में काम में लेते हैं, तो नमक प्लस नमक और क्या लेते हैं? खाद्य तेल यानी खाने वाला तेल, इसको हम खाते हैं। इसके द्वारा भी हम भोजन को बचा सकते हैं सूक्ष्म जीवों से। नमक और खाद्य तेल जो है, इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक तथा खाद्य तेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए का उपयोग, सूक्ष्म जीव नहीं पैदा हो तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए नमक और खाद्य तेल, नमक का और खाद्य तेल में खाने वाले तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में किया जाता है, वृद्धि रोकने में किया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? नमक और खाद्य तेल को परिरक्षक। क्या कहते हैं? परिरक्षक। तो खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की, नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोका जाता है। इसे क्या कहते हैं? परिरक्षक। क्या कहते हैं बेटा इनको? नमक और खाद्य तेल को क्या बोलते हैं? परिरक्षक कहते हैं। तो लिखना, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। नमक और तेल के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं, इसे परिरक्षक कहते हैं। नमक और खाद्य तेल का उपयोग हम अचार बनाने में करते हैं। तो आपने देखा होगा अचार है वो कितने 1 महीने तक पड़ा रहता है, लेकिन क्या अचार खराब होता है? क्योंकि उसमें क्या है? नमक है। अचार में नमक डालते हैं और तेल डाला जाता है, खाने वाला तेल। तो नमक और खाद्य तेल का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, नमक प्लस खाद्य तेल का उपयोग, खाद्य तेल का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। अचार बनाने में किया जाता है। नमक, अभी आपको पता चल गया ना कि नमक और खाद्य तेल, खाने का तेल जो होता है
वो अचार में मिला होता है, इसलिए अचार महीने भर खराब नहीं होता, क्योंकि नमक और खाद्य तेल जो है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होने देते, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने नहीं देते। और एक दो और है, जैसे सोडियम बेंजोएट और परिरक्षक जो भोजन को संदूषित होने से या सूक्ष्म जीवों से बचाने का काम करते हैं, तो उन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो और परिरक्षक कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट व सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दोनों भी क्या हैं? परिरक्षक हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। और जैव व स्क्वैश बनाने में भी इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित करने में किया जाता है। तो इन दोनों का उपयोग किस में होता है? जैम व स्क्वैश, ये दोनों खाने की चीजें हैं। जैम व स्क्वैश बनाने में इनका उपयोग होता है, जैम व स्क्वैश बनाने में इनका उपयोग होता है। किनका? सोडियम बेंजोएट और सोडियम बेंजोएट का उपयोग जैम व स्क्वैश बनाने में होता है। ये इनको क्या करते हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये जैम होता है ना, जैम आता है खाने का, जैम में ये दोनों मिक्स होते हैं, सोडियम बेंजोएट या सोडियम बेटा सल्फाइड, तो जैम को संदूषित नहीं होने देते, इनमें सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होने देते। तो एक तो हो गया नमक और खाद्य तेल, इन दोनों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में होता है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। और नमक और खाद्य तेल का उपयोग अचार बनाने में किया जाता है, इसलिए अचार में सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होते, क्योंकि नमक और खाद्य तेल सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होने देते, उनको वृद्धि नहीं करने देते। दो एग्जाम्पल और है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इसका उपयोग जैम व स्क्वैश बनाने में किया जाता है। ये भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम खाद्य परिरक्षण यानी भोजन को परिरक्षित करने की, भोजन को सूक्ष्म जीवों से संदूषित होने से बचाने की अलग विधि पढ़ेंगे, नमक द्वारा, फिर चीनी द्वारा, फिर तेल और सिरके द्वारा, बहुत सारी विधियाँ हैं, 5-6 और हैं, उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।